अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आज हमने पढ़ना है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेचुरल सोर्सेज कहाँ कहाँ से, मतलब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलता कहाँ कहाँ से ना। बुनियादी तौर पे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं वो जो हैं वो 3 मेजर सोर्सेज से मिलते हैं। ठीक है, वो 3 मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं अगर हम उनको कैटेगराइज करें तो वो 3 सोर्सेज हैं। पहला है कोल, दूसरा है नेचुरल गैस, तीसरा है पेट्रोलियम। हम इन 3 सोर्सेज से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल करते हैं। इन तीनों सोर्सेज से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मुख्तलिफ शेप्स के अंदर मिलता है। किसी में हमें सॉलिड से मिलता है, किसी में हमें लिक्विड से मिलता है और किसी में हम गैसेस की फॉर्म में मिलता है। जो कोल होता है ना, इससे हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, और जो नेचुरल गैस है, गैस की तरफ तो देख के पता चल रहा है कि यहाँ से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा वो गैस की फॉर्म में होगा। और जो पेट्रोलियम से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होता है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये 3 बुनियादी सोर्सेज हैं जहाँ से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। सबसे पहला जो सोर्स है वो है कोल। हम कोल को स्टडी करेंगे कि इससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे मिलते हैं। ठीक है, 500 ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स अगो की बात है। मतलब ये सिलसिला तब से स्टार्ट होता है। क्या होता है कि हमारी ये अर्थ है हमारी, ठीक है, इसके अंदर कुछ डेड प्लांट्स थे, वो क्या थे, दब गए। मतलब 500 साल पहले जो ट्रीज थे या प्लांट्स थे ना, वो क्या थे, वो नीचे दब गए। ऊपर अर्थ की तो लेयर्स आती जाती है ना, ऊपर लेयर्स आती गई और ये जो ट्रीज थे, ये प्लांट्स थे, ये नीचे दब गए थे। ठीक है, उसके फिर इन पे किसने वर्क करना शुरू किया, इनके ऊपर बैक्टीरिया ने अपना काम करना शुरू किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया ने इन पे थोड़ा काम किया और बैक्टीरिया ने इनकी शक्ल जो थी, इनकी शेप जो थी वो चेंज कर दी। बैक्टीरिया की वजह से इनकी शक्ल चेंज हो गई। इस मतलब ये कोल बनने का प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता था कि जो वुड थी, ठीक है, जो वुड थी, इस पे हुए बैक्टीरिया ने अपना काम किया, बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन हुए यहाँ पे। ये जो वुड है इसमें होते हैं डेड प्लांट्स वगैरह ऐड शामिल थे। ठीक है, मतलब डेड प्लांट्स पे, वुड पे बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस हुए। उन्होंने वुड को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, ये जो शेप है वो होती है, उसकी जो शेप है उसने उसको वुड को पीट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, पीट बन गई। अब अगर हमने पीट को डिफाइड करना हो तो हम क्या कहेंगे, द प्रोडक्ट formed from wood due to bacterial and chemical reaction is called peat। ठीक है, अब जब पीट बन गया तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी तो सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस हुआ था कि बैक्टीरियल ने केमिकल रिएक्शन किया ऊपर उसके, तो पीट बन गई। अब पीट अगर ये अंडर द अर्थ है तो इस पर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अप्लाई हुआ, मतलब यहाँ पे, देन उसके ऊपर क्या हुआ, पीट पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई हुआ। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अप्लाई होने के बाद जो पीट था वो किसके अंदर चेंज हो गया, वो लिग्नाइट के अंदर चेंज हो गया था। ठीक है, अब इसको लिग्नाइट को भी हम यही डिफाइन कर सकते हैं ना कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम पीट ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड लिग्नाइट। ठीक है, अब पीट और लिग्नाइट के अंदर क्या फ़र्क है कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के बाद अगर इसको दोबारा जब हाई प्रेशर दिया गया ना, पीट को जब पीट के ऊपर दोबारा से हाई प्रेशर अप्लाई हुआ यहाँ पे दोबारा, तो क्या हुआ, पीट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, पीट कन्वर्ट हो गया ब्यूटिमिनस कोल के अंदर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें भाई तो कि
थोड़ा सा हाई प्रेशर के बाद इसका नाम ये क्यों रख दिया गया, लिग्नाइट था, इस पर हाई टेम्परेचर प्रेशर थोड़ा और अप्लाई करके तो यही नाम रहना चाहिए था ना, नहीं। यहाँ पे एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो पीट था इसमें जो कार्बन की तादाद थी ना, इसमें कार्बन जो था वो 60% था, ठीक है। यहाँ पे 60% कार्बन था, लिग्नाइट के अंदर कार्बन थोड़ा इंक्रीज हो गया, 70% कार्बन लिग्नाइट के अंदर था, ठीक है। और जो बिटुमिनस कोल था इसमें 80% कार्बन पाया जा रहा था, ठीक है। मतलब इसमें कार्बन की तादाद इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पे दोबारा से हाई प्रेशर जब अप्लाई हुआ, ठीक है, यहाँ जब दोबारा हाई प्रेशर उसको मिला तो जो बिटुमिनस कोल था वो एंथ्रासाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। बिटुमिनस कोल एंथ्रासाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया था, जिसके अंदर 90% कार्बन पाया जाता था। यहाँ पे कार्बन की तादाद डिफरेंट थी ना, मतलब क्या हुआ, जब 500 साल पुराने दरख्त जो थे वो ज़मीन के अंदर दब गए, उस पर आके बैक्टीरिया ने अपना काम करना शुरू किया, ठीक है। बैक्टीरिया ने अपना काम शुरू किया तो उनकी शक्ल चेंज हुई, वुड जो था वो पीट के अंदर कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, जिसमें 60% कार्बन थी। बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस के बाद की बात है। फिर उसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर जब प्रोवाइड किया गया था तो वो लिग्नाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये कोयला बनने का प्रोसेस है कि किस तरह बनता है, ठीक है। फिर लिग्नाइट को जब हाई प्रेशर मिला तो बिटुमिनस कोल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये एमसीक्यूज आ जाता है कि कितने % इसमें कार्बन होती है, तो आपने ये याद रखना है, इसमें 80% कार्बन होती है, ठीक है। फिर हाई प्रेशर अप्लाई किया गया तो एंथ्रासाइट मिला जिसमें 90% कार्बन होती है, और इसको हम कहते हैं ये कोल है, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये क्या है, हमारे पास कोल होता है। अगर इसको भी हम ये डिफाइन करें, अगर एंथ्रासाइट को, द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम बिटुमिनस कोल इज कॉल्ड एंथ्रासाइट, ठीक है। ड्यू टू हाई प्रेशर पे मिली है ना, तो हम इसको कहेंगे कि ये एंथ्रासाइट है हमारे पास, ठीक हो गया, समझ आ गई आप लोगों को। अब यहाँ पे एक और प्रोसेस आता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का, और कार्बोनाइजेशन क्या होती है। मतलब ये प्रोसेस जब हो रहा होता है ना, तो यहाँ पे कार्बोनाइजेशन, ये क्या होते हैं, जब कोल को हम लोग हीट करवाते हैं ना, जब कोल को हीट करवाया जाता है 500 to 1000 डिग्री पर एब्सेंस ऑफ एयर में, ठीक है, एयर में जब कोल को हीट करवाया जाता है 500 से 1000 डिग्री के ऊपर, जहाँ पे एयर भी मौजूद नहीं होती, तो जो कोल होता है ना वो 3 चीज़ों के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 3 कैटेगरीज के अंदर। एक होती है कोक, कोल तार, कोल गैस, ठीक है। ये 3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कोल जब उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बनाइजेशन करवाई जाती है। जो कोक होता है ना वो हमारे पास होता है प्योर कार्बन, ठीक है, कोक के अंदर प्योर कार्बन प्रेजेंट होता है। जो कोल तार होता है ना, ये होता है हमारे पास विस्कस लिक्विड, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हमने सेपरेट करना होता है ना, तो हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से नहीं, हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने सेपरेट करना होता है, ठीक है। और ये जो कोल गैस होते हैं ये भी 3 चीज़ों का मिक्सचर होता है, जिसमें हाइड्रोजन आ जाता है, मीथेन आ जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है। ये जो है ये इन 3 चीज़ों का मिक्सचर होता है कोल गैस। दोबारा से ये रिपीट कर देती हूँ कि
इसके अंदर कोक बनने के प्रोसेस के अंदर कार्बनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है कि जब हम कोल को हीट करवाते हैं 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे एब्सेंस ऑफ एयर में, तो ये जो कोल है ना ये 3 चीज़ों के अंदर कन्वर्ट होता है। मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बनाइजेशन के बाद ये 3 चीज़ें बनती हैं जिसका नतीजा कोक, कोल तार और कोल गैस। ठीक है, कोक हमारे पास क्या होता है, प्योर कार्बन होता है, इसके अंदर जस्ट कार्बन ही प्रेजेंट होती है। जो कोल तार है उसमें विस्कस लिक्विड होता है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हमने सेपरेट करना हो तो हम उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। जो कोल गैस होता है वो 3 चीज़ों का मिक्सचर होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन है, मीथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। आगे एक और चीज़ भी इसके अंदर कोल के अंदर आती है कि जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जो कोल के रिसोर्सेज है ना वो 184 बिलियन टन्स, मतलब हमारे पास ऑयल वो कोल हमें मिल रहा है। ठीक है, जिसमें से 184 बिलियन टन्स मतलब इसके रिसोर्सेज हैं, और जिसमें से जो कुछ ऑयल है, कोक है, जिसमें से हमारे पास जो 80% है ना कोल, वो हमारे पास बेक ब्रिक्स मतलब ईंटों के भट्टे के अंदर यूज़ हो रहा है, ईंटों को जलाने के लिए, पकाने के लिए यूज़ हो रहा है 80% कोल। मतलब कुछ जो कोल है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ हो रहा है घरों के अंदर, और कुछ कोल जो है वो पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट करने के लिए इस तरह भी कोल यूज़ हो रहा है। और पाकिस्तान में जो कोल अथॉरिटी है ना, मतलब गवर्नमेंट इस बात पे मतलब इंटरेस्ट ले रही है कि वो कोल की इंडस्ट्री को एक्सपेंड करें, और जो सिंध कोल अथॉरिटी है या फिर पंजाब बलूचिस्तान की अथॉरिटी है वो भी ये कोशिश कर रही हैं कि वो पावर जनरेट करें कोल के ज़रिए। और जो पाकिस्तान में इसके कोयले के मतलब पाई जा रही हैं रिफाइनरीज वगैरह, वो भी मतलब प्रेजेंट है पाकिस्तान के अंदर। देन हमने नेक्स्ट पढ़ना है नेचुरल गैस, जो कि दूसरा सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सेकेंड सोर्स जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है नेचुरल गैस। ठीक है, ये गैस फॉर्म के अंदर हमें मिलता है। नेचुरल गैस क्या होता है, ये मिक्सचर होता है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स का सोचते ही हमारे जहन में आ गया ना कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा, CH वाली चेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, और यहाँ पे है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है कि इसमें जो कार्बन की चेन है ना, इसमें जो कार्बन की चेन है वो शॉर्ट होगी, लॉन्ग चेन नहीं होगी, क्योंकि जितनी कार्बन की चेन शॉर्ट होती है उतना बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होता है, और गैस का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो ही वो गैस फॉर्म में होगी। अगर उसका बॉइलिंग मतलब अगर किसी का कार्बन चेन शॉर्ट होगी ना तो उसकी उड़ने की सलाहियत ज़्यादा होती है, और ये गैस फॉर्म में है तो इसमें हमें शॉर्ट चेन वाले हाइड्रोकार्बन से ही इंक्लूड कर सकते हैं। लॉन्ग चेन के हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो गैस के अंदर नहीं होंगे, फिर वो लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। मोस्टली जो नेचुरल गैस के अंदर मतलब इसका मेजर पोर्शन होता है ना नेचुरल गैस का, वो उसमें मीथेन प्रेजेंट होती है। मीथेन क्या है, इसका मेजर पोर्शन है इसके अंदर। वैसे जो है यहाँ पे मतलब मीथेन C1 to C4 तक के जो कार्बन होते हैं ना वो इसके अंदर ऐड होते हैं, वो नेचुरल गैस के अंदर का पोर्शन होते हैं। लेकिन जो मेजर पोर्शन है ना वो मीथेन होता है। मीथेन होता है CH4, मतलब उसमें जस्ट एक कार्बन है तो इसकी उड़ने की सलाहियत ज़्यादा होगी। ये चेन शॉर्ट क्या, बस ये यहाँ पे तो कार्बन ही एक अटैच है ना,
तो मीथेन इसका मेजर पोर्शन होता है। ये कैसे बनता है? ये भी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से बनता है कि ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होती है तो हमारे पास नेचुरल गैस हमें मिल जाती है। ठीक है, नेचुरल गैस हमें कैसे मिलती है? बैक्टीरिया की जब डिकम्पोजिशन होगी ना, तोड़ फोड़ करेंगे इसको, ट्रीज़ को, प्लांट्स को, तो हमें नेचुरल गैस मिलता है। अब इसके यूजेस क्या हैं? कि नेचुरल गैस यूज़ कहाँ कहाँ हो रही है? ये डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए घरों में यूज़ हो रही है। एज अ फ्यूल कहाँ पे यूज़ हो रही है? ये फ्यूल यूज़ हो रही है, घरों में यूज़ हो रही है ये फ्यूल। ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी एज अ फ्यूल यूज़ हो रही है। ठीक है, फ्यूल के तौर पे ये 2 जगह पे यूज़ हो रही है। फिर ये सेकंड ये है कि ये कहाँ यूज़ हो रही है? ये सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ हो रही है। चीज़ों को जलाने के लिए, गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए मोस्टली हम लोग नेचुरल गैस ही यूज़ करते हैं। तो ये सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ हो रही है, ये डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो रही है, ये पावर जनरेशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। मतलब पावर जनरेट करने के लिए ना भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये 3-4 इसके यूजेस थे कि नेचुरल गैस हम घरों में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रही है, फिर ये फर्टिलाइज़र वगैरह की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही है, सीमेंट में, और पावर जनरेट करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ हो रही है। नेक्स्ट जो हमारा आखिरी इसका सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। पेट्रोलियम को हम लोग मिनरल ऑयल भी कहते हैं, रॉक से हासिल होने वाला ना, क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक से हासिल होता है मिनरल ऑयल। अब इसके अंदर 2 टर्म्स यूज़ होती हैं, मिनरल ऑयल, एक क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम हमारे पास किस कलर का होता है? ये ब्लैकिश कलर्ड लिक्विड कंपाउंड होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। ये क्या होता है? ये भी अर्थ है ना, हमारे पास ये अर्थ है। ठीक है, इसके अंदर डेड एनिमल्स और प्लांट्स जब मर जाते हैं ना, तो ये क्या एक लिक्विड सा बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये खाम माल के तौर पे इस अर्थ के नीचे से इसको वैसे ही निकालते हैं। जो लिक्विड बना हुआ होता है ना, ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब काफ़ी अरसे बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ब्लैकिश कलर लिक्विड होता है। हम उसको रॉक्स के अंदर से, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर से उस खाम माल को, उस ऑयल को निकालते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं, मतलब और भी बहुत से कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। जिस ऑयल को हम नीचे से निकालते हैं अर्थ के नीचे से, उसे हम कहते हैं वो ऑयल, वो जो फॉर्म होती है वो क्रूड ऑयल होती है। मतलब इसको, ये अनरिफाइंड फॉर्म होती है। तो हम इसको कह सकते हैं ना कि क्रूड ऑयल, अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल इज कॉल्ड क्रूड ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के अंदर क्या डिफरेंस है। जब उसको रिफाइन नहीं किया गया, उसके अंदर सारे कंपाउंड, जैसे मतलब जैसा ज़मीन से निकाला वो जो फॉर्म थी इसकी क्रूड ऑयल थी। जब हमने उसको इंडस्ट्रीज़ के अंदर ले गए, उसके अंदर से मुख्तलिफ फ्रैक्शंस से उसको गुजार के उसको रिफ़ाइन किया, तो वो पेट्रोलियम की फॉर्म में आ गया। तो पेट्रोलियम को हम अगर डिफ़ाइन करें, द रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल, ये जो होती है ना पेट्रोलियम जो है वो रिफाइंड फॉर्म होती है। रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम। मतलब जब उसको मुख्तलिफ फ्रैक्शंस के अंदर से गुजारा तो हमारे पास वो पेट्रोलियम बन गया। पहले वो इस फॉर्म में ही था, तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी की जाती है तो पेट्रोलियम बनता है। पेट्रोलियम को नेक्स्ट मतलब हमने पता चल गया कि ये ब्लैकिश कलर लिक्विड कंपाउंड होता है, ये गैस था वो सॉलिड था, तो ये लिक्विड कंपाउंड है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होती है। क्रूड पेट्रोलियम की हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी करते हैं।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती थी, हमने पीछे पढ़ा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होती है कि हम पेट्रोलियम के अंदर से कंपाउंड्स को बॉइलिंग पॉइंट्स की रेंज पे डिफरेंट फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब क्रूड पेट्रोलियम को हम बॉइलिंग पॉइंट्स की रेंज के मुताबिक हम उसको डिफरेंट फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर दें, उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। क्रूड पेट्रोलियम को मतलब जैसे हमारे पास ये वाला पेट्रोलियम हमने ले लिया ना, अब इसको एक फ्रैक्शंस के अंदर से गुजारा जाता है, तो उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में मुख्तलिफ मतलब बनते हैं, फिर आगे उसकी मुख्तलिफ फ्रैक्शंस आ जाती हैं जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं उसके बारे में। जो हमने देखा था कि पेट्रोलियम को जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसकी मुख्तलिफ फ्रैक्शंस आती हैं। वो जो फ्रैक्शंस हैं वो ये वाली फ्रैक्शंस हैं कि मतलब ये वाली प्रोडक्ट्स बनती हैं उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद। पहले हमारे पास बनती है नेचुरल गैस, ठीक है। ये जो है ना, ये मतलब एक तरतीब के साथ है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, फिर आगे जाते जाते इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता जाता है। वो क्या होता है कि वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होती जा रही हैं। जो नेचुरल गैस है उसमें लेस दैन 20 मतलब हमारे पास जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस दैन 20 होता है, और इसके अंदर CH4 मतलब C4 से C1 से C4 तक इसमें जो होती है कार्बन चेन होती है। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो पेट्रोलियम ईथर। जो पेट्रोलियम ईथर है ना, इसको हम एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं, मतलब मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर हम इसको सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अंदर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 to 60 है, और इसके अंदर जो कार्बन चेन है C5 to C6 प्रेजेंट होती है। उसके बाद आता है नेफ्था, ठीक है। इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 60 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका जो कंपोजिशन है उसमें C6 to C7 तक कार्बन चेन होती है। उसके बाद 4th नंबर पे जो चीज़ हमें हासिल होती है वो होती है गैसोलीन। गैसोलीन को हम पेट्रोल भी कहते हैं। पेट्रोलियम को हम पेट्रोल नहीं कहते, गैसोलीन को हम पेट्रोल कहते हैं। पेट्रोलियम होता है रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल, और जो पेट्रोल होता है वो पेट्रोलियम की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं तो ये एक पेट्रोलियम की फ्रैक्शन है, उसे हम पेट्रोल कहते हैं। गैसोलीन को हम पेट्रोल कहेंगे। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 40 to 220 तक होता है, और इसके अंदर जो इसकी कंपोजिशन है वो C4 से C13 तक है, और जो मोस्टली यूज़ होता है वो C6 to C8 तक हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है केरोसिन ऑयल, जिसे हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 175 to 325 होता है। उसके अंदर जो कार्बन की तादाद है वो C8 to C14 तक इसकी कंपोजिशन होती है, मतलब ये चेन पाई जाती है इसके अंदर। उसके बाद गैस ऑयल। गैस ऑयल जो है इसको हम वाटर फ्यूल भी कहते हैं ना गैसोलीन को, और जो गैस ऑयल होता है वो होता है डीजल। इसमें ग्रेटर देन 275 एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इसमें जो कार्बन है C12 to C18 तक कार्बन चेन पाई जाती है। और उसके बाद है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल विस्कस लिक्विड होता है, मतलब वहाँ हम कहाँ से गैस से स्टार्ट हुए हम लिक्विड तक आ गए, ये विस्कस लिक्विड होता है। इसमें ग्रेटर देन C18 to C38 तक चेन पाई जाती है। जो 8वें नंबर पे हमारे पास फ्रैक्शन आती है वो है पैराफिन। इसमें मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट ख़त्म हुआ, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इसका है 50 to 60, और इसके अंदर जो चेन पाई जाती है वो C23 to C29 तक पाई जा रही है। कार्बन 23 से 29 तक जो चेन होगी वो हमें पैराफिन की फॉर्म में मिलेंगे। उसके बाद एस्फॉल्ट है, ये सॉलिड्स फॉर्म में होता है। हम गैस से शुरू होकर सॉलिड तक इसकी फ्रैक्शन कर लेते हैं, इसमें रेजिड्यूज वगैरह प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने आज का लेक्चर देखा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।